बेटा हम इस बात को सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह ठोस अवस्था में हो, चाहे वह द्रव अवस्था में हो, चाहे वह गैस अवस्था में हो, इन तीनों अवस्थाओं में कोई भी पदार्थ हो, हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलते हैं और एक पदार्थ को तैयार करते हैं। द्रव और गैसों में आप सभी को पता है, पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे कणों की स्थिति या व्यवस्था निश्चित नहीं होती। परंतु अगर मैं ठोस पदार्थों की बात करता हूं तो मुझे यह पता है, ठोस पदार्थ में जो भी कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे ठोस मिलकर बना हुआ है, वे पार्टिकल एक निश्चित जगह पर निश्चित स्थान ग्रहण किए होते हैं। परंतु उनमें भी मैं अगर चेक करूं तो उनमें भी ठोस दो प्रकार के आपने पढ़े, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आपने इस बात को पढ़ा कि अक्रिस्टलीय ठोस में पदार्थ अपनी जगह पर फिक्स तो होते हैं, परंतु उनका पैटर्न निश्चित नहीं होता। अर्थात अगर मैं ठोस पदार्थ में अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात करूं तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जो भी पार्टिकल हैं या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की व्यवस्था जो है, पार्टिकल्स अपने स्थान पर फिक्स तो हैं, परंतु व्यवस्था उनकी किसी पैटर्न में नहीं आती, निश्चित पैटर्न पर नहीं आती, कोई अनुक्रम नहीं है उसका। लेकिन जैसे ही मैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की बात करने लगता हूं तो मुझे एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में आपने पढ़े भी होंगे कि जब आप क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को पढ़ने लगे, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जो छोटे छोटे अवयवी कण थे, छोटे छोटे पार्टिकल थे जिनसे वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ मिलकर बना था, आपने देखना स्टार्ट किया कि उन कणों की व्यवस्था जो है वो एक निश्चित पैटर्न में, चाहे आप ऊपर से नीचे की ओर आना से स्टार्ट करो, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करें, लेकिन परमाणविक कणों की व्यवस्था जो रही वो एक निश्चित पैटर्न में मिली आपको। और जब निश्चित पैटर्न में मिली तो मुझे यह पता चला कि अगर मैंने कोई ठोस पदार्थ ले रखा है तो ये छोटे छोटे जो आपको डॉट दिखाए गए हैं, गोले दिखाए गए हैं, ये गोले रिप्रेजेंट करते हैं परमाणुवीय या अवयवी कणों को। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, Na को और Cl को। ऐसे ही मैं अगर दूसरा कोई कंपोनेंट ले लेता हूं CaCl2 तो ये छोटे छोटे पार्टिकल Ca और क्लोराइड को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक चीज और है, अगर मैं इनकी जगह पर Na और Cl लिख देता तो मुझे ज्यादा अवयव लिखने पड़ते, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। Na लिखो, Cl लिखो, इसलिए मैंने Na और Cl को या Ca और Cl को केवल डॉट डॉट पॉइंट से दिखा दिया। तो जब मैं किसी भी ठोस पदार्थ में अवयवी कणों को डॉटेड पॉइंट से दिखाना स्टार्ट करता हूं और डॉटेड पॉइंट से दिखाते हुए उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं, तो जो मुझे व्यवस्था मिलती है उस समय मुझे परमाणुवीय या अवयवी कणों की जो व्यवस्था दिखाई देती है, इस व्यवस्था को बेटा कहा जाता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक को क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस भी कहते हैं। तो अगर मुझसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि क्रिस्टल जालक या स्पेस लैटिस क्या होता है, मैं आसानी से बता देता हूं कि प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण हैं वो अपनी एक निश्चित पैटर्न पर बंधे हुए हैं। अगर मैं उन अवयवी कण को ठोस गोलों से दिखाऊं या पॉइंट के हिसाब से दिखाऊं, पॉइंट वाइज दिखाऊं, मैं एक पॉइंट इसको सबको पॉइंट के हिसाब से दिखाऊं, तो मुझे एक स्ट्रक्चर मिलता है, मुझे एक जाल मिलता है, और उस स्ट्रक्चर या जाल को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। फिर मैं बात करूंगा कि क्रिस्टल जालक होता कितने प्रकार का है। तो मैं सबसे पहले डिफाइन किए देता हूं कि क्रिस्टल जालक है क्या। तो बेटा मैं क्रिस्टल जालक की डिफिनेशन को कैसे लिखूं, ऐसे लिखते हैं, प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की संरचना में पाए जाने वाले अवयवी कणों
अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में पाई जाती है, एक निश्चित क्रम में होती है। आप लिख सकते हैं एक निश्चित क्रम में होती है। और एक बात मैंने बताया था, निश्चित क्रम में तो होती है अगर मैं इन अवयवी कणों को पॉइंट बिंदुओं की सहायता से रिप्रेजेंट करूं। यदि इन अवयवी कणों को बिंदुओं के माध्यम से या गोलों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाए, बिंदुओं या गोलों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए तो बिंदुओं द्वारा बनी संरचना को, बिंदुओं द्वारा बनी संरचना को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो बेटे ये क्रिस्टल जालक हो गया कि हर एक ठोस पदार्थ अपने अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। यदि इन अवयवी कणों को मैं छोटे छोटे बिंदुओं या गोलों की सहायता से रिप्रेजेंट करूं, यह दिखाऊं कि ये छोटे छोटे परमाणुवीय कण या अवयवी कण कहां पर स्थित हैं, तो जब मैं उनकी स्थिति को दिखाऊंगा, पोजीशंस को बताऊंगा, तो उस पोजीशन के द्वारा दिखाने पर जो संरचना बनके, जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल का जालक। अगर बेटा मैं बात करूं क्रिस्टल का जालक कितने प्रकार का होता है, तो बेटा मुझे मुख्य रूप से क्रिस्टल का जालक 3 प्रकार का मिलता है। कि किसी भी कोई भी ठोस पदार्थ हो, अगर वो अपना जालक बनाकर तैयार करता है, परमाणुओं की व्यवस्था को तैयार करता है, तो उनके परमाणुओं की व्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से परमाणुओं की व्यवस्था हो सकती है, मैं उनको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला जालक जिसे हम कहते हैं एक विमीय जालक। एक विमीय जालक जिसे 1D लैटिस भी कहते हैं। अच्छा, एक विमीय जालक क्या है? बड़ा आसान सा है, बता देना। अगर मुझे कोई ऐसा ठोस पदार्थ मिले जिसके जितने भी अवयवी कण हैं, वो सारे के सारे अवयवी कण एक दूसरे से एक सरल रेखा में कनेक्ट हों। मुझे एक सॉलिड सब्सटेंस मिला और उस सॉलिड सब्सटेंस के जब स्ट्रक्चर को मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि इसके परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं। मुझे देखने में मिला कि अब इस बार उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के परमाणु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में जुड़े मिले हैं। मैंने बताया, तो फिर ये परमाणुओं का जो जालक, जो व्यवस्था, जो संरचना बनकर तैयार हो रही है, ये एक विमीय संरचना है या एक विमीय जालक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एक विमीय जालक क्या होता है? किसी क्रिस्टल का वह जालक जिसमें परमाणुओं की व्यवस्था एक सरल रेखा में होती है। जब परमाणुओं की व्यवस्था एक सरल रेखा में हो जाए, तो बेटा हम इस प्रकार के जालक को कहते हैं एक विमीय जालक। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप देखिएगा, अगर आप क्वाड्रेंट को चेक करते हैं,
तो इसमें से परमाणुओं की व्यवस्था को अगर मैं चेक क्वाड्रेंट में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसमें से अगर मैं चेक करूं तो परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो केवल एक्स अक्ष के अनुदिश मिल रही है। अर्थात अगर मैं चेक करता हूं, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, केवल एक ही अक्ष के अनुदिश परमाणुओं की व्यवस्था बनी है, क्योंकि केवल एक अक्ष के अनुदिश परमाणुओं की व्यवस्था है, एक विमीय जालक कहलाता है। ऐसे भी आप इसको ध्यान दे सकते हो। तो एक विमीय जालक में क्या होता है, जितने भी परमाणुीकरण होते हैं सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और क्रिस्टल के जालक का निर्माण करते हैं। तो बेटा ये हो गया एक विमीय जालक। अब मैं अगर सेकेंड नंबर पे आ जाता हूं तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, एक विमीय जालक के बाद दूसरा जो जालक आएगा उसको द्विविमीय जालक कहते हैं। द्विविमीय जालक। बेटा द्विविमीय जालक को 2D लैटिस भी कहते हैं। 2D का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि एक अक्ष पर केवल पार्टिकल अरेंजमेंट बना रहे थे 1D। अब अगर x और y दोनों अक्ष पे पार्टिकल अपनी अरेंजमेंट को तैयार कर लेते हैं तो हम इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, 2D विमीय जालक या 2D जालक लैटिस। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं कैसे। इस बार जो मुझे पार्टिकल अरेंज करने हैं, बेटा आप खुद समझ गए होंगे, एक्स अक्ष पर तो करने ही है, मुझे पार्टिकल की अरेंजमेंट वाई अक्ष पर भी दिखानी है। या आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर मैं पार्टिकल एक्स और वाई अक्ष दोनों पर दिखाऊं तो पार्टिकल आपको एक सरफेस पे दिखाने हैं, एक तल पर दिखाने हैं। और वो पार्टिकल कैसे होंगे, व्यवस्था जो होगी उनकी व्यवस्था एक्स अक्ष के अनुदिश भी बनी होगी और उनकी व्यवस्था वाई अक्ष के अनुदिश भी बनी होगी। अब देखो व्यवस्था को मैं चेक करना स्टार्ट करूं। अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास ठोस पदार्थ था, उसके परमाणु इस अरेंजमेंट में थे। अब इस अरेंजमेंट का मतलब है, देखो पहली विमा एक्स अक्ष के अनुदिश सारे के सारे परमाणुीकरण निश्चित पैटर्न में बंधे हैं। इस लाइन पे चलो, एक्स अक्ष के अनुदिश सारे के सारे परमाणुीकरण निश्चित व्यवस्था पर हैं। फिर एक्स अक्ष के अनुदिश चलोगे, इसमें भी सारे परमाणुीकरण या अवयवीकरण एक दूसरे के साथ निश्चित व्यवस्था में, और चौथी लाइन पर भी आप चेक करोगे सारे के सारे अवयवीकरण अपनी निश्चित व्यवस्था पर है। अब मैं वाई अक्ष के अनुदिश चल के देख लेता हूं। देखो नीचे से ऊपर वाई अक्ष पे चल रहे हैं सारे के सारे अवयवीकरण, जितने भी अवयवीकरण मिले वो एक्स अक्ष के अनुदिश भी और वाई अक्ष के अनुदिश भी उन्होंने अपनी व्यवस्था का पैटर्न निश्चित कर रखा है। अब क्योंकि ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पहली विमा, वाई अक्ष दूसरी विमा, दो विमाओं पर ये लैटिस, ये जालक बनकर तैयार हुआ है, हम इसको 2D लैटिस भी कह सकते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो। ये आपका पेज है, इस पे भी तो दो अक्ष हैं। इस कॉर्नर को मैं ओरिजिन पॉइंट मानूं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसमें दूसरे अलावा इसके अलावा तो कोई अक्ष है नहीं। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में दो विमाएं केवल होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वो एक प्लेन की तरह व्यवहार करता है। एक प्रकार का प्लेन है, एक प्रकार का तल है। यह भी तो सोच सकते हो। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो आपके पास जब केवल एक अक्ष था, एक अक्ष का मतलब है आप बोल सकते थे यह अक्ष बिल्कुल लाइन की तरह व्यवहार रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आपको इस कागज के इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखने पर यह एक्स अक्ष, यहां से ऊपर की ओर वाई अक्ष कितने अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, दो। और जो भी ऑब्जेक्ट दो अक्षों को रिप्रेजेंट करता है, आप ध्यान दें, ये एक बिल्कुल प्लेन की तरह व्यवहार करता है। अगर प्लेन की तरह व्यवहार करता है तो मैं द्विविमीय जालक की परिभाषा एक प्रकार से और बता सकता हूं। क्या द्विविमीय जालक? किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का वह जालक जिसके समस्त अवयवीकरण एक प्लेन पर स्थित होते हैं। प्लेन का मतलब समझते हो, समतल पर, एक समतल पर उपस्थित होते हैं, द्विविमीय जालक कहलाता है। और या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसके अवयवीकरण एक्स और वाई दो अक्षों के अनुदिश अपनी व्यवस्था को बनाते हैं, अपनी संरचना को बनाकर तैयार करते हैं, द्विविमीय जालक कहलाता है। आप दोनों प्रकार से जालक की डिफिनेशन को दे सकते हो।
तो इस प्रकार से आप जालक को आसानी से डिफाइन कर सकते हो द्विविमीय। मैंने दोनों बता रखे हैं, आपको जो समझ में आ जाए। मुझे तो ऐसा लगता है ये भी बता दीजिए कि वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या वह क्रिस्टल का जालक, क्रिस्टल का वह जालक जो इसके समस्त परमाणु कण एक तल पर उपस्थित होते हैं, हम उसको द्विविमीय जालक कहते हैं। लेकिन बेटा अगर मैं इस बात को भी चर्चा में लाऊं कि सर जी एक विमीय जालक और द्विविमीय जालक में से मुझे किसको पढ़ना पड़ेगा, तो बेटा इसका आंसर रहेगा ना तो हमें ज्यादा एक विमीय जालक पढ़ना है और ना ही हमें ज्यादा दो विमीय जालक पढ़ना है। ये दोनों ही हमें बहुत कम पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट कोर्स में जो है इसमें से आपको जो भी लगभग जालक मिलेंगे, मोस्टली जो जालक आपको मिलकर तैयार होंगे वो आपको त्रिविमीय जालक ही मिलेंगे आपको। अब सर जी बात आती है कि ये एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया, पक्का तीसरा वाला जो जालक है वो त्रिविमीय जालक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि त्रिविमीय जालक क्या होता है, उसको समझते भी हैं त्रिविमीय जालक क्या है। तो मैं यहां लिखता हूं कि कौन सा जालक है, त्रिविमीय जालक। अच्छा, त्रिविमीय जालक को एक और नाम से जानते हैं 3D लैटिस। 3D का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 3D, थ्री डायमेंशनल लैटिस का मतलब है अब इसके जो अवयवी कण होंगे, जो भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ त्रिविमीय जालक बनाता है उसके परमाणु कण या अवयवी कण एक्स अक्ष के अनुदिश भी अपनी व्यवस्था बनाएंगे, वाई अक्ष के भी अनुदिश अपनी व्यवस्था बनाकर तैयार करेंगे और जेड अक्ष के अनुदिश भी अपनी व्यवस्था को कंप्लीटली बनाकर तैयार करते रहेंगे। अभी मैं चेक करता हूं कि सबसे पहले मैं बना लेता हूं त्रिविमीय जालक की संरचना क्या है। हालांकि त्रिविमीय जालक की संरचना थोड़ी सी कठिन है, उसको देखते हैं। लेकिन तो बेटा ये हो गया त्रिविमीय जालक। लेकिन अभी त्रिविमीय जालक में मुझे परमाणुओं की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था भी तो दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा कि हर एक कॉर्नर पर एक एक अवयवी कण को मैं रख दूंगा। जितने भी कॉर्नर आपको मिलते हैं उन सारे के सारे कॉर्नर पर मैं एक एक अवयवी कण को लिखना स्टार्ट करता हूं। तो बेटा हर एक कॉर्नर पर अवयवी कणों को रखने पर मुझे जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार की जो व्यवस्था प्राप्त हो रही है, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, त्रिविमीय जालक। अच्छा, त्रिविमीय जालक को आप डिफिनीशन भी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे बता सकते हो कि त्रिविम क्षेत्र में, त्रिविम क्षेत्र का मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश भी, वाई अक्ष के अनुदिश भी और जेड अक्ष के अनुदिश भी, तीनों अक्षों के अनुदिश। अभी मैं ऐसे भी मान सकता हूं किसी एक पॉइंट से, अगर मैं इस एक पॉइंट को देखता हूं एक्स अक्ष, इस पॉइंट से चलता हूं वाई अक्ष, इस पॉइंट से चलते हैं जेड अक्ष, तो मुझे तीनों अक्ष मिल जाते हैं। तो आप बताओगे तीनों अक्षों के अनुदिश अगर कोई ऐसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका जालक तीनों अक्षों पर है और अवयवी कण जो है वो निश्चित पैटर्न में, मैं ऐसे जालक को कहता हूं त्रिविमीय जालक। या ऐसे भी कह सकते हैं त्रिविम क्षेत्र में या त्रिविम एरिया पर
किसी क्रिस्टल के या किसी जालक के या किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के परमाणुओं की व्यवस्था को आप क्या कहते हैं? त्रिविमी जालक। त्रिविम क्षेत्र में किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की व्यवस्था को आप बोलते हैं त्रिविमीय जालक, जिसे हम 3D लैटिस भी कहते हैं। तो बेटा एक क्रिस्टल जालक में इतने प्रकार के जालक होते हैं, या एक क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के जालकों से मिलकर बना होता है, या तो 1D हो सकता है, या तो 2D जालक हो सकता है, या तो 3D जालक हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि अपने यहां कोर्स में 1D और 2D जालक बिल्कुल ना के बराबर है, या उनको हमें केवल स्टडी कर लेना था कि किस प्रकार के होते हैं। अगर मैं मेनली चेक करना स्टार्ट करूं कि हमें सबसे ज्यादा कौन सा जालक पढ़ना है, तो मुझे त्रिविमीय जालक पढ़ना है, 3 डायमेंशनल, जिसमें एक्स अक्ष के अनुदिश भी पार्टिकल सेट होते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश भी पार्टिकल सेट होते हैं, और जेड अक्ष के अनुदिश भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ अच्छी अरेंजमेंट बनाकर रखते हैं। तो बेटा तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूं क्योंकि त्रिविमीय जालक मुझे पढ़ना है, मैं केवल उसको रखूंगा। जैसे बेटा हमारा जालक का आर्टिकल खत्म होता है, वैसे ही तुरंत एक इंपॉर्टेंट शब्द जो कि हमें अभी पढ़ने को मिलना है, हम इसे पढ़ते हैं। हमें यह शब्द कई बार पढ़ने को मिलेगा, इकाई सेल। तो मुझे यह चेक कर लेना चाहिए कि इकाई सेल क्या होता है। बेटा देखो एक चीज मैं बताऊं, एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक परमाणु से मिलकर नहीं बना होता है, बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। और जब बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, हजारों करोड़ों से ज्यादा परमाणु से मिलकर बना होता है, तो उसमें अगर मैं उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की संरचना को बनाऊं तो मुझे ये परमाणुवी या अवयवी कण भी कणों की संख्या में बनाने होंगे। लेकिन अभी क्या सोचो, अभी मैंने ज्यादा परमाणुवी कण या अवयवी कणों को नहीं बनाया है, अर्थात मैंने पूरे उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कणों की संरचना को नहीं बनाया है, मैंने उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एक छोटी सी स्ट्रक्चर को यहां बनाकर दिखा दिया है। क्योंकि अगर मैं करोड़ों पार्टिकल्स को दिखाऊंगा तो मेरा ये बोर्ड तो भर ही जाएगा, और न जाने कितना एरिया उसी में लग जाएगा स्ट्रक्चर बनाने में। इसलिए मैंने उस पूरे क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग बनाकर आपको दिखा दिया है, जिसमें 15-20 पार्टिकल को शो किया गया है। अभी मैं बात करता हूं एक चीज कि सर इकाई सेल क्या होता है। तो आप इस बात को भी जानते हो, अगर सोचिए ये एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर इनमें से मैं एक भाग को, एक सेल को, इनमें से तो कई सेल लगे, देखो मैं बताऊं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, अगर आप देखो तो इसमें 4 बॉक्स आपको एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर उन 4 बॉक्स में से मैं एक बॉक्स को अलग कर लूं, फिर ध्यान दीजिए, पहला बॉक्स आपको यहां दिख रहा होगा, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें आपको 4 बॉक्स दिख रहे हैं। इन 4 बॉक्स में से मैं अगर केवल एक बॉक्स को अलग कर लूं तो बेटा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से आपको नजर आ रहा होगा। वो कुछ इस हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को शो कर रहा होगा। तो मैं उसका स्ट्रक्चर बना देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर यहां परमाणु कण है, यहां परमाणु कण है, यहां, और हर एक कॉर्नर पर परमाणु कणों की व्यवस्था को बनाया गया है। इससे मैंने कोई भी एक बॉक्स निकालकर यहां बना लिया है। बेटा मेरा ये इकाई सेल है। अगर मुझसे पूछता भी है कि इकाई सेल क्या होता है तो मैं क्या बताता हूं, इकाई सेल किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी संरचना है। छोटी संरचना का मतलब इसमें से अगर मैं बॉक्स ढूंढूं तो सबसे छोटा बॉक्स तो इसी टाइप का होगा। वह छोटी से छोटी संरचना है जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से, अभी सर शब्द का भी अर्थ समझना हो, लगातार पुनरावृत्ति का मतलब है यही बॉक्स में एक दूसरे से जोड़ता चला जाऊं। कैसे? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, नीचे से, ऊपर से, आगे से और पीछे, सभी साइडों से ऐसे बॉक्स जोड़ते चले जाऊं तो मुझे पूरा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनकर तैयार मिलता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कैसा? किसी क्रिस्टल का जो इकाई सेल होता है वो उसके जालक का वह छोटा से छोटा भाग होता है
वह छोटा से छोटा पार्ट होता है जिस पार्ट को अगर मैं उसी के जैसे पार्ट से मिलाता रहूं तो पूरे जालक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो किसी जालक का वह छोटा से छोटा सेल, वह छोटा से छोटा भाग, अगर ऐसे भाग आपस में जुड़ते चले जाएं तो एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। तो मैं अगर इसको डिफिनीशन में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा कि किसी क्रिस्टलीय जालक का वह छोटा से छोटा भाग, क्रिस्टलीय जालक, क्योंकि बेटा वो तो क्रिस्टल का क्या हो गया, जालक, इससे कौन सा भाग मैंने निकाला, छोटा से छोटा भाग। किसी क्रिस्टलीय जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से, जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। तो बेटा अब इस बात को थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं। छोटे से छोटा भाग तो मैं जान गया कौन सा है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का अर्थ होता है अगर मैं ऐसे ही कई बॉक्सेस ले लूं, ऐसे ही कई इकाई सेल ले लूं और इन सभी इकाई सेलों को आपस में क्या करना स्टार्ट कर दूं, जोड़ना स्टार्ट कर दूं, और बहुत सारे जब इकाई सेल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निर्माण होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस सेल में तो कुछ ही अवयवी कण है, अगर मैं ऐसे ही बहुत सारे सेल एक दूसरे से लेयर फॉर्म में परत दर परत एक दूसरे से जोड़ना स्टार्ट करूं तो मुझे हजारों करोड़ों की संख्या में अवयवी कण मिल जाएंगे। और मैंने बताया था कि जब हजारों करोड़ों की संख्या में अवयवी कण आपको मिल जाते हैं तो उन सभी अवयवी कणों के समूह को क्या बोलते हो, क्रिस्टल बोलते हो। तो मैंने वही लिखा कि जब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भाग आपस में मिल जाएंगे तो इनकी पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा, अर्थात वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ मिल जाएगा। ऐसे भी आप एग्जाम्पल के थ्रू सोच सकते हो, अगर आप नमक के टुकड़े को ले रखा है, आप नमक का तो आपको बड़ा सा टुकड़ा दिखता है, अगर उसको आप लेयर दर लेयर निकालोगे, परत दर परत निकालोगे तो वो परतों के रूप में टूटता है। वो परतों के रूप में क्यों टूटता है? क्योंकि ऐसी ही हजारों लेयर्स, जैसे मैंने एक लेयर के ऊपर एक लेयर लिखा, इसकी बगल में एक लेयर को रखा, ऐसे ही नमक के टुकड़े में हजारों लेयर एक दूसरे से, और मैं तो हजारों लेयर बोलता हूं ये बहुत कम है, इससे भी ज्यादा अरबों खरबों की संख्या में। आपको कुछ पता है 58 ग्राम नमक में तकरीबन, अगर मैं लेयर्स की बात कर लूंगा तो तकरीबन 10 की घात 22 की कोटि की लेयर होंगी, अर्थात ना जाने कितनी लेयर्स एक दूसरे के साथ क्या होगी, जुड़ी होंगी, तब जाके वो नमक का टुकड़ा बनता है। अगर 2-4 लेयर मैं इसकी जोड़ देता हूं तो आपको जो टुकड़ा बनेगा नमक का या किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का टुकड़ा बनेगा, दिखेगा ही नहीं। अगर मैं 2-4 10 100 50 200 500 1000 जोड़ दूंगा लेयर्स को तो वो मुझे दिखेगा नहीं, मुझे ना जाने कितनी लेयर्स जोड़नी पड़ेंगी तब वो हमको दिखना स्टार्ट होगा। इसका मतलब है नमक का अगर मैं छोटा से सबसे पार्ट निकालूं, सबसे छोटा भाग निकाल लूं तो वो भाग मुझे घन के आकार का मिलेगा और वो कहलाएगा इकाई सेल। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें कि इकाई सेल कितने प्रकार का है, इकाई सेल को मैंने पढ़ लिया, इकाई सेल कितने प्रकार का है, और दूसरा क्या इकाई सेल 3 डायमेंशनल लैटिस के बेसिस पर क्या घन के ही आकार का होता है, क्या किसी दूसरे आकार का नहीं होता? भाई 3D आकृति तो केवल घन ही थोड़ी है, बहुत सारी आकृतियां हैं 3D में से। क्या उन 3D आकृतियों में से क्या हर एक इकाई सेल घन के ही आकार का होता है, या घन के आकार से थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है? तो बेटा आता है कि इकाई सेल केवल आकार में अगर देखा जाए तो केवल घन के आकार का ही नहीं बल्कि अन्य आकारों का भी होता है। अर्थात अगर मैं संरचना के आधार पर देखूं, अर्थात मैं
आकार और आकृति के बेसिस पर देखूं। आकृति शब्द क्यों आ गया? क्योंकि किसी किसी ठोस पदार्थ के इकाई सेल का आकार छोटा भी होता है और किसी ठोस पदार्थ के इकाई सेल का आकार बड़ा भी होता है। तो मैं आकार और आकृति के बेसिस पर देखूं कि आकार और आकृति के बेसिस पर इकाई सेल कितने प्रकार के, तो मुझे तो भी इकाई सेल काफी प्रकार के मिलते हैं। और परमाणुवीय कणों की व्यवस्था के आधार पर देखूं तो भी मुझे इकाई सेल कई प्रकार के नजर आते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि अब हम इसको बात को पढ़ेंगे कि किसी भी इकाई सेल का जो आकृति और आकार है, दोनों चीजों को ध्यान दीजिए। आकृति का मतलब बनावट और आकार का मतलब समझते हो छोटा या बड़ा। ये किन चीजों पर डिपेंड करती है? आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें इकाई सेल की आकृति और आकार डिपेंड करती है? तो मैं उन फैक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। तो उन फैक्टर्स को पढ़ने के लिए मुझे यहां लिखना होगा कि इकाई सेल के कौन कौन से पैरामीटर हैं। इकाई सेल के प्राचल या पैरामीटर, अर्थात वे कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिस पर इकाई सेल का आकार भी निर्भर करता है और इकाई सेल की आकृति भी निर्भर करती है। अगर मैं वे फैक्टर को चेंज कर देता हूं तो इसकी आकृति और आकार दोनों चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा और सही बनाता हूं ताकि मैं 3 डायमेंशनल फिगर में एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष को आसानी से दिखा सकूं। तो बेटा ये फिगर हो गया इकाई सेल का जो घन के फॉर्म में है, जिसमें से घन की ये भुजा एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये भुजा वाई अक्ष के अनुदिश है। और अगर मैं इस भुजा को देखूं, ये जेड अक्ष के अनुदिश है। हां, ध्यान रखने वाली बात है, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की जितनी भी लंबाई होगी उस लंबाई को हम क्या नाम देंगे? डी। वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की जितनी, वाई अक्ष तो बहुत लंबा है, पता नहीं कितना लंबा है, लेकिन वाई अक्ष के अनुदिश जो इकाई सेल की लंबाई तो इतनी है, मैं इस लंबाई को नाम देने वाला हूं सी। और जेड अक्ष भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन मुझे जेड अक्ष के अनुदिश जितनी भी इकाई सेल की लेंथ मिलती है, मैं इस लेंथ को क्या नाम दे देता हूं? सी। अभी आप सोचो, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की लंबाई बी, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की लंबाई सी और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की लंबाई सी। अगर मैं इन तीनों अक्षों के अनुदिश किसी इकाई सेल की लेंथ को चेंज कर देता हूं, अगर मैं बी की वैल्यू भी कम कर देता हूं, सी की वैल्यू भी कम और ए की भी वैल्यू कम, थोड़ा सा बेटा चेंज करते हैं, इसको ए नाम देते हैं। अगर तीनों की वैल्यू कम कर देता हूं, लेंथ कम कर देता हूं, तो इकाई सेल का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा। अर्थात इकाई सेल का आकार किस पर डिपेंड करता है? ए, बी और सी पर। तो पहला तो मैंने बोला था, मैं उन प्राचल को पढ़ूंगा, उन पैरामीटर्स को पढ़ूंगा जो इकाई सेल के आकार को चेंज कर सकते हैं और आकृति को। तो एबीसी की वैल्यू घट या बढ़ जाने पर इकाई सेल की आकृति पर तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आकार पर परिवर्तन होता है। तो मैं प्राचल में सबसे पहले लिखूंगा एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की लंबाई बी, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की लंबाई सी और बेटा जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सेल की लंबाई क्या है? ए।
अगर इन तीनों के मात्राओं या तीनों की अमाउंट या तीनों की लंबाई की माप में चेंज करता हूं, इकाई सेल का आकार परिवर्तित हो जाता। तो मैं यहां लिखूंगा भी कि ये जो मापें हैं ए बी सी, ये इकाई सेल में किस प्रकार का चेंज ला सकती है। तो मैं लिखूंगा ए बी सी इकाई सेल के आकार का निर्धारण करते हैं या करते हैं। जो एबीसी लंबाइयां हैं ये इकाई सेल के आकार का निर्धारण करती है। अब इकाई सेल के आकार का निर्धारण तो हो गया किससे, ए बी सी से, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड के अक्ष के अनुदिश लंबाइयां हैं इकाई सेल की। अगर मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच बने कोण को अल्फा नाम दूं, वाई अक्ष और जेड अक्ष के मध्य बने कोण को मैं बीटा नाम दूं, और एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बने कोण को या इनके मध्य बने कोण को मैं गामा नाम दे दूं, तो बेटा दूसरे मेरे पास प्राचल हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये क्या करते हैं, ये बेटा किसी क्रिस्टल के इकाई सेल के आकार को निर्धारित नहीं करते, आकार इन पर डिपेंड नहीं करता, इन पर डिपेंड करता है आकृति। अगर अल्फा, बीटा, गामा अर्थात एंगल चेंज हो जाएंगे तो फिर इकाई सेल की आकृति में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो मैं क्या बताऊंगा, अल्फा, बीटा, गामा क्रमशः कौन कौन से, अल्फा एक्स और वाई, एक्स वाई कॉमा, बीटा की बात होगी वाई जेड, गामा की बात होगी जेड एक्स, एक्स अक्षों के मध्य बने कोण है। और मुझे यह भी बताना, अगर मैंने ये तो बता दिया कि ये कहां कहां पर बने कोण है, मुझे यह भी बताना चाहिए कि ये एंगल क्रिस्टल के आकार या आकृति पर कोई परिवर्तन डालते हैं भी, ये तो कि नहीं डालते हैं। तो मैं बताऊंगा ये प्राचल या जो ये पैरामीटर्स हैं ये इकाई सेल की आकृति का निर्धारण करते हैं, आकृति का निर्धारण करते हैं। तो बेटा मैंने पढ़ लिया कि किसी इकाई सेल के प्राचल कौन कौन से होते हैं। इकाई सेल क्या है बेटा, इकाई सेल के कितने प्रकार हैं, या अभी भी बेटा इसमें इकाई सेल के बहुत सारे भाग हैं। इकाई सेल के उन भागों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो पर कि इकाई सेल का कौन कौन सा पार्ट है और एक इकाई सेल में ये भाग कितनी संख्या में होते हैं, या जो भी आगे जानकारी है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ूंगा। तो बाकी की पढ़ाई के लिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।